तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। विच ऑडिटरी ओसिकल इज कनेक्टेड टू ओवल विंडो? कौन सी श्रवण अस्थिपंजर अंडाकार खिड़की से जुड़ा होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। विच ऑडिटरी ओसिकल इज कनेक्टेड टू ओवल विंडो? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्टपीज। स्टपीज ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। जो आपके स्टपीज है या स्टेप्स है, ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्टपीज बोन इज दी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवल विंडो। जो आपके स्टपीज है, ये हड्डी ओवल विंडो से सीधे जुड़ी होती है। ओवल विंडो इज द पार्ट ऑफ द इनर एयर। अंडाकार खिड़की आंतरिक वायु का एक भाग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। विच ऑडिटरी ओसिकल हैज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन? कौन सी श्रवण अस्थिपंजर सीधे कर्ण झिल्ली से जुड़ा है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑडिटरी ओसिकल हैज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन? तो देखिए यहाँ पे जो आपका मेलियस है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, ये सीधे कर्ण झिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है मेलियस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेलियस बोन ऑफ ओसिकल ऑफ द ईयर। जो कान की झिल्ली है वो सीधे कान के अस्थिपंजर की मेलियस हड्डी से जुड़ी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें अच्छे से। Find out the correct order. Find out the correct order or sequence of the ear ossicles from tympanic membrane to oval window. कान की झिल्ली से अंडाकार खिड़की तक कान की अस्थियों का सही क्रम या फिर क्रम ज्ञात करें। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द ईयर ओसिकल्स फ्रॉम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मेलियस इनकस स्टपीज। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मेलियस हो गया, इनकस हो गया और स्टपीज हो गया। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। फ्रॉम टिम्पेनिक टू ओवल विंडो सीक्वेंस ऑफ ईयर ओसिकल इज मेलियस इनकस स्टपीज। ठीक है, अगर ट्रिक की बात करें तो MIS। ठीक है, इसे मिस भी कहा जा सकता है। अगर हम एक ट्रिक में समझे इसे तो इसे मिस के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, मेलियस हो गया, इनकस हो गया और यस से स्टपीज हो गया। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी हम इसे याद कर सकते हैं। कान के अस्थिपंजरों का कर्णपट से अंडाकार खिड़की तक का जो क्रम है वो मेलियस, इनकस और स्टपीज है। अर्थात जो ट्रिकी है, जिसे आप अगर याद करना चाहें ट्रिक के हिसाब से तो आप मिस याद कर लें, MIS, मेलियस, इनकस और स्टपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम? किस संरचना को कान का पर्दा भी कहा जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस संरचना को कान का पर्दा भी कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम? कान का पर्दा कहा जाता है किस संरचना को? देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है यही आपका कान का पर्दा होती है। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लाइट पिंक कलर्ड मेम्ब्रेन दैट आर डिवाइड्स एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर। कान की झिल्ली एक पतली पारदर्शी हल्के गुलाबी रंग की झिल्ली होती है। जो कान की झिल्ली है
वो एक पतली पारदर्शी हल्के गुलाबी रंग की झिल्ली होती है जो बाहरी कान को मध्य कान तक विभाजित करती है, जो बाहरी कान को मध्य कान तक क्या करती है, विभाजित करती है। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर, स्वास्थ्य नियोजन के लिए आवश्यक संस्थान है। अब आपको बताना है आवश्यक संस्थान कौन सा है स्वास्थ्य नियोजन के लिए, तो गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मैन पावर, ये भी राइट होगा, मनी, ठीक है, ये भी राइट है आपका, मटेरियल, ये भी राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। स्वास्थ्य नियोजन के लिए आवश्यक जो संसाधन है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ये सभी होंगे। तो चलिए हम एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पे। ऑल एबव मेंशन्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग, स्वास्थ्य नियोजन के लिए उपरोक्त सभी संसाधन आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स अपेक्स हॉस्पिटल्स आर इन विच लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स। कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एपेक्स अस्पताल और NRHM स्वास्थ्य देखभाल संरचना के किस स्तर पर है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। NHRM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, जो आपका N हो गया और R हो गया HM, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, टर्शियरी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, टर्शियरी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेन। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है जिसे सब सेंटर अथवा PHC कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, ठीक है, सब सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत आपका CHC आता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत आपका सब सेंटर और PHC आते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर CHC आता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं। बट ये टर्शियरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है आपका, ठीक है, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जिसे कहा जाता है टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ETC, ठीक है, ये सभी आते हैं किसे, टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, उपकेंद्र और PHC हो गए। माध्यमिक स्वास्थ्य जो देखभाल प्रणाली है उसमें CHC और जिला स्तर में आते हैं। और तृतीयक जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसमें मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अस्पताल आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन को पढ़ें समझ लें तभी आंसर दें। तो क्वेश्चन को पढ़ें। एक्शन विच halt the process of a disease at its incipient stage and prevent complications relates to which stage of prevention। क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्रिया जो किसी रोग की प्रगति को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देती है। कहा जा रहा है एक्शन विच halts the progress of the disease at its incipient stage। कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया या वह क्रिया जो किसी रोग की प्रगति को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देती है और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेट्स टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, और जटिलताओं को रोकती है, रोकथाम के किस चरण से संबंधित है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर,
गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सेकेंडरी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये सेकेंडरी है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, इट इज एक्शन टू टेक बिफोर अकरेंस ऑफ डिसीजेस। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंतर्गत प्राथमिक जो रोकथाम है आपकी, यह रोग उत्पन्न होने से पहले की जाने वाली कार्रवाई होती है। रोग उत्पन्न होने से पहले ही कार्रवाई कर दी जाती है, जिसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहा जाता है। ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है कि रोग होने ना पाए उससे पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन ये होगी आपके कि इट इज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या है कि माध्यमिक रोकथाम जो होती है या शीघ्र निदान और उपचार, मतलब रोग फैल जाए तो उसका शीघ्र निदान किया जाए, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। अब यहाँ पे आप टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है, टर्सरी मतलब तृतीयक रोकथाम। इट इज़ रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन, यह पुनर्वास से संबंधित है, या पुनर्वास से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से तभी आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें। कोल डस्ट काज विच डिसीज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कोयले की धूल किस रोग का कारण बनती है। सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोल डस्ट काज विच डिसीज, कोयले की जो धूल होती है वो किस रोग का कारण बनती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। देखिए न्यूमोकोनियासिस, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, न्यूमोकोनियासिस। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट है, न्यूमोकोनियासिस। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस अर्थात CWP, आल्सो नोन एज ब्लैक लंग्स डिसीज। ठीक है, ब्लैक लंग्स डिसीज अर्थात ब्लैक लंग्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोयला जो है वो श्रमिक न्यूमोकोनियासिस अर्थात CWP, जिसे काले फेफड़े की बीमारी या फिर काले फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इज काज्ड बाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल डस्ट। इट इज़ कॉमन कोल माइनर्स एंड अदर्स हु वर्क विद कोल। कहा जाता है कि कोयले की धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। कोयले की जो धूल होती है उसके समय में उसके मतलब साथ लंबे समय तक रहने से ऐसा होता है। कोयले की धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण आपको जो आपका ब्लैक लंग्स की बीमारी जो हो जाती है, काले फेफड़े की जो बीमारी होती है, वो कोयले के संपर्क में, जो कोयले की जो धूल होती है उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहने के कारण ऐसा होता है। यह कोयला खनिकों और कोयले के साथ काम करने वाले अन्य लोगों में आम होता है। ठीक है, जो कोयला खानों में काम करते हैं, ठीक है, जो कोयला खदान होती हैं उनमें जो काम करते हैं, ये बीमारियां उनको सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो कोयला खदानों में काम करते हैं उनमें ब्लैक लंग्स बीमारी हो जाती है, जो फेफड़े होते हैं वो काले हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, बताना है आपको क्वेश्चन क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं, गेस करें। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। What is the recommended age for HPV human papilloma virus वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन? HPV टीकाकरण प्रशासन के लिए अनुशंसित आयु क्या होती है? जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा जो वैक्सीन है, इसके लिए जो एज पूछी जा रही है कि अनुशंसित एज क्या है, तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ये 10 से 12 साल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 10 to 12 ईयर्स। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। जो आपका HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू आ एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल 10 to 12 ईयर एज अ शेड्यूल ऑफ 0, 1 and 6 month, टोटल 3 डोज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर।
कहा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन 10 से 12 साल की किशोरियों को दी जाती है। 10 से 12 साल की जो किशोरी होती है उनको दी जाती है। ये 0, 1 और 6 महीने पर, मतलब कुल 3 खुराक दी जाती हैं। इसके के शेड्यूल के अनुसार दी जाती हैं, ठीक है। 0, 1 और 6 महीने, मतलब 6 महीने पर दी जाती हैं और इस शेड्यूल के अनुसार दी जाती हैं। और ये पहली आप जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ये जो 0 फिर 1 है फिर 6 है, 1 महीने में फिर 6 महीने में, इस अंतराल पे दी जाती हैं, ठीक है। और ये कुल 3 खुराक दी जाती हैं, ठीक है, और शेड्यूल के अनुसार, इसी शेड्यूल के अनुसार दी जाती हैं। और ये 10 से 12 साल की उम्र की किशोरियाँ जो होती हैं उनको दी जाती हैं, ठीक है। और जो एडोलेसेंट किशोरियाँ होती हैं, ठीक है, एडोलेसेंट जो होती हैं लड़कियाँ जिन्हें कुछ, एडोलेसेंट का मतलब होता है नवयुवक अर्थात किशोरियाँ, ठीक है। एक किशोर होता है या फिर किशोरियाँ होती है, एडोलेसेंट। तो इसे अच्छे से पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका ह्यूमन पेप्लोमा जो वैक्सीन है, जो आपकी वैक्सीन ये एडमिनिस्टर टू एडोलेसेंट गर्ल 10 से 12 साल की जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, किशोरियां होती हैं, उनमें क्या कहते हैं शेड्यूल की जाती है कि 0, 1 और 6 मंथ पर, ठीक है, टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ये सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए लगाई जाती हैं। किसको रोकने के लिए? सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसको रोकने के लिए ये दी जाती हैं, HPV ह्यूमन पेप्लोमा वैक्सीन, ठीक है। जो आपका ह्यूमन पेप्लोमा जो वायरस होता है, ठीक है, जो आपकी HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेप्लोमा जो वायरस होता है इसको रोकने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, जैसे इससे सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ये वैक्सीन आपको दी जाती है, HPV वैक्सीन, ठीक है, ह्यूमन पेप्लोमा वैक्सीन जो होती है, ठीक है, इस वायरस को रोकने के लिए दी जाती है, ठीक है। इसकी कुल 3 खुराक दी जाती हैं। ये 10 से 12 साल की जो लड़कियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, उनको दी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर, पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर JSY जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जो आपका JSY है ये होता है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो JSY के तहत आशा को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? जो JSY है इस योजना के तहत आशा जो होती हैं इन्हें कितना भुगतान दिया गया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 600 रुपया पर केस, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 600 रुपया पर केस दिया जाता है। हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर JSY जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो आशाएं होती हैं उनको जो भुगतान किया जाता है वो 600 रुपया पर केसेस में भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो जिसे अभी तक मालूम नहीं था कि इन्हें JSY के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो आशा होती हैं इनको कितना पेड किया जाता है, कितने रुपया दिए जाते हैं अमाउंट के रूप में, कितना अमाउंट दिया जाता है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनको पर केस का 600 रुपया दिया जाता है, ठीक है। ये फालतू नहीं होती जो आपके साथ फालतू घूमती हैं, ठीक है, या गांव घर घर में, ठीक है, जाती हैं, तो ये फालतू नहीं जाती हैं, ठीक है। सरकार इनको पैसे भी देती है और अस्पताल की तरफ से इनको पैसे मिलते हैं, काफ़ी इनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है इनकी आशाओं की, जो आशा वो होती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, ठीक है। अंडर दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड JSY स्कीम, कहा जा रहा है कि केंद्र प्रायोजित JSY योजना के तहत एन आशा वर्कर फ्रॉम दी रूरल एरियाज गेट्स 600 रुपये, ठीक है, 600। ग्रामीण क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये मिलते हैं, जो ग्रामीण कार्यकर्ता होती है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करती हैं आशा बहू उनको 600 रुपये मिलते हैं। वेयर एज आ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रोमिस्ड, ठीक है, तो जब गर्भवती महिला को 1400 रुपये देने का वादा किया जाता है, ठीक है, जबकि गर्भवती महिला को इनको 600 रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि ये आशा बहू जो आशाएँ होती हैं उनको 600 रुपये, कार्यकर्ता होती है ना ये, तो इनको 600 रुपये दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, गांव क्षेत्रों में उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है,
तो उनको अस्पताल तक ले जाना पहुंचाना ये सारा काम आशाएं करती हैं, तो इनको 600 रुपये दिए जाते हैं। जबकि जो गर्भवती महिला होती है उसको 1400 रुपये देने का वादा किया जाता है। इफ़ दी आशा वर्कर इज़ फ्रॉम अर्बन एरियाज, कहा जा रहा है कि यदि आशा कार्यकर्ता शहरी क्षेत्रों से, यदि जो आशा कार्यकर्ता है वो अगर शहरी क्षेत्रों से है तो उनको 400 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगर शहरी क्षेत्र से है तो उनको कितने दिए, 400 रुपये दिए जाते हैं। एंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट इज़ दी, और यदि गर्भवती महिला के लिए यह राशि कितनी, 1000 रुपये। गर्भवती महिला के लिए जो ये राशि है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर कहीं भी समस्या हो, अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करें या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 8009031680। ठीक है, 8009031680 हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, सभी को पता होना चाहिए कि 8009031680, 800909031680 और ये आपका 680। ठीक है, 890 31 680।